पॉलिनोमियल पहला है, रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले नंबर के क्लासिफिकेशन में नंबर को जनरली हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। किसमें किसमें? इतनी बकवास करो, सीधा सीधा काम की बात बोलो। नंबर्स को दो कैटेगरी में ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक रियल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम लोगों को 11th में देखना पड़ेगा, जो भी है, अभी यहां पर कोई काम नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्स का जनरल मतलब ये होता है जहां पर इमेजिनरी नंबर को ट्रीट करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तुम्हारी जैसे बहुत सी इमेजिनेशन है ना जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हो नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ लोग इमेजिन ही करते हैं ना, वैसे ही कुछ नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ऑल स्क्वायर नंबर्स आर पॉजिटिव, सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब कोई भी नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी निगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक इमेजिनरी सी चीज है जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। जहां पे इमेजिनरी नंबर यूज होने लगे उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स तुम लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वापस आते हैं इस पे, रियल नंबर्स पे। रियल नंबर का सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे तुम समझ लो कि जब तुमने नर्सरी में पढ़ना मतलब स्टार्ट किया था और हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते जितने भी नंबर्स तुमको बुक में दिखाई दिए हैं वो सब के सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? रियल नंबर में। अब कौन कौन से नंबर तुम लोगों ने देखे हैं? 1 2 3 4 तो देखा ही होगा, उसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स देखे, नेगेटिव नंबर्स देखे, जीरो देखा, फ्रैक्शन देखा, डेसिमल देखा, अंडर रूट देखा। ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में चले जाएंगे? रियल नंबर की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में फिर से क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं रेशनल और एक को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। सबसे पहले आ जाओ किस पे? रेशनल पे। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इंटीजर हो। ठीक है, यानी वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो और p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो। यानी कितनी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए? 3 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? पहली क्या है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए? p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, यानी दोनों इंटीजर फैमिली का होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी नंबर फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, हाथ खा लो पहले तब बताओ क्या समझ में आया। बताओ, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बात। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए मतलब, अब इंटीजर मतलब क्या होता है? ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा रहे हैं। इंटीजर मतलब बोलो भाई, बोलो। 4 दिन बाद आए हो बीमारी उमारी दुखी से, दिमाग काम कर रहा होगा, रिफ्रेश मोड पे गए हुए ना बॉडी। पॉजिटिव और तो -3.5 ये इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। सही डेफिनेशन ये होती है कि अ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल डिप्स कंपोनेंट, यानी वो नंबर जिसमें कोई टुकड़ा ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, नंबर अपने आप में कंप्लीट हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? इंटीजर में। यानी नंबर अपने आप में पूरा होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे, अगर हम कहें 3.5 तो ये नंबर अपने आप में पूरा नहीं है, ये 3 और 4 के बीच का कोई नंबर है। अगर हम बोले 2.3 तो ये 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है जो कि अपने आप में कंप्लीट, तो ये इंटीजर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बाकी तुम कोई भी नंबर बोल लो कैसा बोला जाएगा? इंटीजर बोला जाएगा। तो रेशनल समझ में आ गया। अब जो रेशनल वाली कंडीशन फुलफिल ना करे उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? इर्रेशनल की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब रेशनल की डेफिनेशन क्या थी कि भाई p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इर्रेशनल की, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यही तो होगा। इसका एग्जांपल जनरली क्या होगा? जो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो सब के सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इर्रेशनल में। अगर किसी कंप्लीट नंबर यानी स्क्वायर नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, तब ऐसा नहीं होगा। जैसे
मैं कहूं √4, तो √4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, रेशनल की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, सीधी सीधी वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहां पर √2 बोलूं तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हम लोग जनरली 1.414 लेते हैं, आगे चलते चले जाएंगे। अगर तुम √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते चले जाओगे, कहीं पर भी ये एंड नहीं होने वाला है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक होता है जो कंफ्यूजिंग होता है, वो होता है पाई। पाई रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल होगा। रेशनल क्यों नहीं होगा, जबकि हम लोग पाई को लिखते क्या है, 22/7। अच्छा 22/7 क्या है, रेशनल है, लेकिन पाई क्या है, क्यों, मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। अगर 22/7 रेशनल है और पाई रेशनल है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाना चाहिए। तो क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई को हम लोग 22/7 लेते हैं। पाई को क्या लेते हैं, टू मेक आर कैलकुलेशन इजी, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसको 22/7 यूज करते हैं, जबकि वो 22/7 एग्जैक्टली होता नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14159, इस तरीके से चलती चली जाती है। ठीक है, और अगर तुम 22/7 को सॉल्व करोगे तो 3.14 के बाद ही देखोगे कि वैल्यू बदल गई है। तो या तो हम लोग 3.14 लेते हैं या हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इस पर अभी भी काम चल रहा है, लाखों डिजिट इसके पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी पाई के पीछे पड़े हुए हैं। पाई होता क्या है, जनरली किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हो सब, सरकमफ्रेंस नहीं पता है, ऐसे बता भी रहे हैं क्या होता है सरकमफ्रेंस, ऐसे नहीं बता रहे, दिल ना समझ लेना, ऐसे बता रहे हैं यार, गोल, तुम लोग अपने हिसाब से समझते हो ना हर चीज। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्रीक लेटर होता है जिससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पाई के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। तो पाई रेशनल है या इरेशनल है, रीजन क्या है, क्योंकि 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए इस बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं जीरो पे। जीरो रेशनल है या इरेशनल है, जीरो रेशनल है। क्यों जीरो रेशनल है, मतलब इंटीजर है वो अलग बात है। क्या हम जीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0/1, यानी हम जीरो को, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 क्योंकि 1 0 0 होता है। इट कैन बी रिटन एज 0/2 क्योंकि 2 0 0 होता है। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर हैं और q जीरो नहीं है। हमारी तीनों कंडीशन इसने फुलफिल करी, तीनों कंडीशन फुलफिल करी, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। क्लियर है। अच्छा अब इसका आंसर बताओ, 1/0 क्या होगा, 1/0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/, मतलब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये बताओ। जीरो आएगा, नहीं तुम लोग तो कल ही पढ़ के गए हो। हाँ बताओ, तुम लोग बताओ जीरो क्या होता है। ये 0 बराबर 0, 1/0 बराबर भी 0 होगा, 1 होगा। घोर ब्रिलियंट लोग यहां पे बैठे हुए हैं। नॉट डिफाइंड, मतलब ये रिवीजन में ये हाल है तो पहली बार में क्या करते हम लोग, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड होने का देखो एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि जीरो से कैसे डिवाइड करोगे किसी भी चीज को, क्योंकि जीरो का कोई फिक्स टेबल ही नहीं है। वन का अपना टेबल है कि नहीं है, 1 1 1 1 2 2, ठीक है, 1 0 0 भी हो जाता है यानी 1, लेकिन क्या जीरो का कोई टेबल है, कैसे पढ़ोगे जीरो का टेबल, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है, अगर हम जीरो से एक को डिवाइड करेंगे तो तुम बोलोगे 0 1 0, लेकिन ये बोलेंगे 0 2 0 और ये बोलेंगे 0 3 0, तो क्वोशंट हमारा फिक्स नहीं रह जाएगा ना, हर कोई अलग अलग वैल्यू निकाल के देगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है। अब रेशनल नंबर को हम लोग आगे किसमें डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में। एक तो हो जाती है तुम्हारी कौन सी, इंटीजर, और एक क्या हो जाती है,
फ्रैक्शन। भाई बोलते जाओ, इंटीजर बताओ पहले। इंटीजर अभी बताया है, स्टार्टिंग में इंटीजर किसको बोलेंगे? अबे जब अभी बताया है तब क्यों इधर उधर झांक रहे हो? इंटीजर्स क्या बोला जाएगा? अ नंबर विथआउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। एक तो गधा हो, तो अंग्रेजी में पता नहीं कहां बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में बोल दो ना भाई। जिसके पास कोई टुकड़ा ना हो, जो नंबर अपने आप में पूरा, तो उसको इंटीजर बोलेंगे। हिंदी में नहीं बोल पा रहे हो, बोलोगे तो अंग्रेजी में बोलोगे ना, नहीं बोलोगे तो बोलो ना फिर। इंटीजर किसको बोलेंगे? भाई जिसके साथ कोई टुकड़ा ना हो, पार्ट ना लगा हो। 1.3, 1.5, 2.7, 6.3 इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी 3 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई, एक जीरो वाली और एक इधर पॉजिटिव और इधर 1, इधर 2, इधर 3, इस तरह से आएगा। इधर -1, -1, -2, -3, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनका एक और नाम होता है नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव का एक और नाम क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। क्यों काउंटिंग नंबर बोलते हैं? क्योंकि हमारी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कभी ऐसा देखा है कि आधा, 1, 1.5, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो काउंटिंग करते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग एक और नाम कौन सा देते हैं? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तीनों एक ही बात है। यानी इसका एक और नाम क्या निकल के आया? बोलो। नेचुरल, एक और काउंटिंग नंबर। अगर इसमें जीरो को भी हम लोग इंक्लूड कर दें तो क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। होल नंबर्स का एक और नाम हम लोग दे सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हैं एक और नाम? नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव वाले छोड़ दो, जो बचे सब नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव है तो उनका एक और नाम क्या हो गया? होल नंबर्स हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ठंड लगने लगी? क्यों एसी के सामने बैठ जाते हो? लोग क्या करने वाले हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जनरली वही पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सके। फ्रैक्शन होगी 3 तरह की। कौन कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? आज ही बोल लोगे जिसके आगे बढ़ोगे कि नहीं? इसका आंसर होल नंबर में आता तो फ्रैक्शन क्यों रह जाती वो? फिर उसको होल नंबर ही ना बोल देते हम सीधे सीधे। जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कभी सही बोल दिया कर भाई। जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम आगे बना रहे हैं, कौन सा? प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या होगा? यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। अब इसके बाद एक और आता है, कौन सा? मिक्स्ड। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यानी मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल और प्रॉपर का। जैसे 1 होल 2/3 लिख दिया, तो 1 क्या है? होल नंबर है। 2/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और प्रॉपर का जो फ्रैक्शन या मिक्सचर होता है, जो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब तुम लोग 4th 5th क्लास में सीखे होगे। ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम में से कई लोगों को नहीं पता होगा। अगर हम पूछ लें तो अभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। उसकी मुस्कुराहट बता रही है क्यों नहीं कर पाएगा, इसलिए हम पूछ नहीं रहे हैं। ये बात हो गई यहां तक। आगे जब हम चलेंगे इसकी कैटेगरी में, तो अब हमारे पास आता है कुछ चीजें जो हमारे काम की, जो बार बार हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्राइम यूज करते हैं, एक वर्ड को प्राइम यूज करते हैं। पहली एक्सरसाइज में हम लोग कॉम्पोजिट यूज करते हैं, तो उसके बारे में पहले से हमको पता होना चाहिए। अब आ जाओ कुछ कैटेगरी में। सबसे पहले इवन ऑड, सबसे सिंपल यही है। ऑड सबको पता होगा। इवन ऑड क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो क्या होता है? और जो 2 से, यानी पूरा का पूरा खेल 2 की डिविजिबिलिटी पे, 3 की डिविजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है एक प्राइम, और प्राइम का साथी क्या होता है? कॉम्पोजिट। चलो पहले प्राइम बताओ। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। द फर्स्ट वन इज 1 एंड द अदर वन इज नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। 3 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 3। 5 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। ये सब के सब किस कैटेगरी में लाई करेंगे? प्राइम की कैटेगरी में लाई करेंगे। कॉम्पोजिट, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कॉम्पोजिट बोलेंगे। जैसे 6 के कितने फैक्टर हैं? आज ही गिन लोगे? 4। ठीक है। और 4 के कितने फैक्टर हैं? 3। 1, 2 और 4। ठीक है।
अच्छा, जीरो को इवन की कैटेगरी में डालें या ऑड की कैटेगरी में डालें? इवन। एक्टिव है क्यों? तो बोले क्यों थे जब पता ही नहीं है? इवन है कि ऑड होगा? जीरो क्या होगा? बीच का क्या मतलब? बीच का क्या होता है? बायोलॉजी थोड़ी ना पढ़ रहे हो, मैथ है, इसमें बीच का नहीं होता है। बीच का, इवन ऑड के बीच की कौन सी कैटेगरी है भाई? या तो इवन में जाएगा या तो ऑड में जाएगा। एक अपनी अलग से कैटेगरी बनाए हुए हैं उसमें। यार देखो, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और 0 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? अबे 2 के पहाड़े में 0 आता है कि नहीं आता? 2 0 से 0 नहीं होता है। तो इतने कॉन्फिडेंस से गलत क्यों बोल रहे हो भाई? 0 2 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 0 सा कितना होता है? 0। तो 0 जो होगा किस कैटेगरी में जाएगा? इवन वाली कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, प्राइम में जाएगा कि कॉम्पोजिट में जाएगा? कंपोजिट में, क्योंकि सब उसके फैक्टर होते हैं यार, सब 0 को काट सकते हैं। तो वो किस में चला जाएगा? कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाएगा। अब बात करते हैं 1 की। 1 ना तो प्राइम होगा ना तो कंपोजिट होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहेगा बीच का है। 1 यूनिक नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यानी वो प्राइम और कंपोजिट दोनों की कैटेगरी में नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन कहती है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, कंपोजिट की कहती है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और 1 के पास दोनों कंडीशन नहीं है, तो 1 इन दोनों कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब इसका एक और भाई आता है, को प्राइम। जो तुम लोग जब भी प्रूविंग पूछा जाता है कि प्रूव करो कि √3 इरेशनल नंबर है, तो बार बार वहां पे ये वर्ड यूज करते हो कि लेट √3 इज इक्वल टू a बाई b, वेर a b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हर बार ये लैंग्वेज रटी हुई है, लिखते हो। तो को प्राइम होता क्या है? अब तक ऐसे ही के तो लिखते चले आ रहे हैं। क्या होता है को प्राइम? जब तक देखोगी तब तक बोलो भाई। को प्राइम जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, मतलब ठीक है, यानी एक फैक्टर जो उनके होंगे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि को प्राइम जो होगा वो प्राइम नंबर्स का ही जोड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी 2 नंबर उठा लो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। जैसे मैं बात करूं 9 एंड 16, 9 और 16 का कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा, कॉमन नहीं है। 9 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। 16 के कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर मैच किया जो कॉमन है, कौन है? 1। तो जिनमें 1 उनका, या तो ऐसे कह लो कि वो 2 नंबर जिनका HCF 1 हो उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब तुम्हारे सिलेबस में आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है? ये जो तुम्हारे प्राइम नंबर्स हैं उससे नंबर को कट करना होता है, वही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर में कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इन्हीं से हम लोगों को ट्राई करना है एटलीस्ट। इसीलिए 20 तक टेबल याद होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 19 तक खेल खेल जाओ तुम, बिना किसी मल्टीप्लीकेशन की हेल्प के, बिना पेन उठाए। ऐसा तुम लोगों के साथ इस जन्म में नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि टेबल तो याद ही नहीं होगा। 6 7 के पहाड़े में भी लोग गलती कर दे, कहो तो भी सुन ले। तुम लोग उसको क्यों देखने लगते हो यार? ठीक है। अब इसके बाद आता है HCF और LCM। अब 2 चीजें और हैं तुम्हारे में, कौन कौन सी? HCF LCM। ये भी तुम लोग 6 7 से पढ़कर आए हो। HCF का एक और नाम होता है, क्या होता है एक और नाम? अब वो तो फुल फॉर्म है यार। एक और नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लिखा था उसमें? ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में क्या हो, जो दोनों को काट रहा हो, है ना, उसमें से कॉमन फैक्टर चूज करना होता है, उसी को HCF बोलते हैं। जैसे 2 नंबर उठाया तुमने, एक नंबर उठाया 6 और एक नंबर तुमने उठाया 8। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? ये 1 काटेगा, इसको 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 8। इसमें बड़े से बड़ा नंबर देखो, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो HCF बोला जाएगा। जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो क्या बोला जाएगा? तो इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, फैक्टर मतलब समझ रहे हो? जो डिवाइड कर दे। ठीक है। अब फैक्टर और मल्टीपल्स, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है?
फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। भाई अगर HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले फैक्टर पता हो तब ना समझोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तुमको मल्टीपल भी तो पता होना चाहिए कि मल्टीपल होता क्या है, तब तो पता चलेगा। जब तुमको फैक्टर और मल्टीपल पता ही नहीं होगा तो कैसे जान पाओगे कि HCF क्या है और LCM क्या है? मेथड तो सबको पता होगा करने का। तो फैक्टर क्या होता है? अब नंबर में देख लो, सीधे सीधे 8 और 2 में देख लो। अब किसने किसको काटा? 2 8 को काटेगा कि 8 2 को काटेगा? इनको तो कुछ पता ही नहीं है, 8 2 को काटे दे रही हैं। 2 8 को काटेगा तो हम कहेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। और 8 2 से कट जा रहा है तो 8 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 8। उल्टा इसीलिए लिखा था ना। तो नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर ढूंढना है तो हमको वो नंबर्स ढूंढने हैं जो जो उस नंबर को कट कर सकते हो। जैसे 8 का फैक्टर ढूंढना है तो कौन कौन से नंबर 8 को कट कर सकते हैं? 1 2 4 8, ये सब इसके क्या है? फैक्टर है। अगर मुझे 2 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो 2 की टेबल में आगे बढ़ते जाओ, 2 की टेबल पढ़ो, बस चलते जाएंगे चलते जाएंगे, मल्टीपल मिलता जाएगा। यहां से एक और बात पता चली कि जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 4 8 जो है ये इसको फाइनाइट है, यानी इसके फिक्स नंबर है ना, 4 ही नंबर है ना, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा फिक्स होंगे, फाइनाइट होंगे, और नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होंगे। क्लियर हो रही है ये बात? अब फैक्टर निकाल के हमको उसमें क्या देखना है? फैक्टर निकालने के बाद हमको लोगों को क्या देखना है? कॉमन देख लेना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों में कॉमन हो फैक्टर्स में, वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा और LCM हो जाएगा। इसको निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है सबको। जब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराएंगे तो उसमें करते जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद हम लोग को HCF निकालना सीखना है और उसके बाद LCM निकालना सीखना है। और HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन? इतने स्लो तुम लोग हो कि पैसेंजर ट्रेन से धीरे चलते हो। तुमने जल्दी बताया है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, यही तो होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पहली एक्सरसाइज में जैसे मिलेगा कि प्रूव करो कॉम्पोजिट नंबर है। 2 क्वेश्चन उस तरीके के पहले ही एक्सरसाइज में है कि नहीं है? जैसे ये वाला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, कह रहा प्रूव करो कि ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या बताई? कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो अगर तुम ऐसा शो कर दो कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये नंबर कैसा है? कॉम्पोजिट है। ये पूरा एक माना जाएगा और ये पूरा एक माना जाएगा। जब तक मल्टीप्लीकेशन है तब तक वो क्या माने जाएंगे? सारे के सारे एक नंबर माने जाएंगे। टर्म्स को अलग अलग सिर्फ प्लस या माइनस का साइन ही कर सकता है। इनटू का साइन टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस या माइनस की दीवार होगी, तभी वो नंबर अलग अलग काउंट किया जाएगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितने टर्म्स ये काउंट किए जाएंगे? 3। लेकिन x इंटू वाई इंटू जेड एक टर्म काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा एक टर्म काउंट किया जाएगा और ये एक टर्म काउंट किया जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? 13 को अगर हम बाहर निकाल लें तो यहां बचेगा 7 इंटू 11, यहां पर क्या बच जाएगा? +1, क्योंकि डिवाइड करता हुआ हमेशा बाहर आता है जब भी कॉमन लेते हैं। 13 7 इंटू 11 और उसमें एक और जोड़ो, ये कितने फैक्टर हो गए? और कितने होने चाहिए कंपोजिट के लिए? 2 से ज्यादा, यानी अगर एक और फैक्टर मिल जाए तो काम हो जाएगा। एक फैक्टर तो तुम्हारे पास रखा ही रहता है हमेशा। यूनिवर्सल फैक्टर कौन है? सबका काटता है, ठीक। तो 7 13 इंटू 78 इंटू 1 कितने फैक्टर हो गए? तुम बताओ। 2 के बाद तीसरी उंगली उठाई हो तुम? गिन नहीं पाए होंगे ना, देख नहीं पाए होंगे। 3 फैक्टर हो गए तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 3, क्यों बोला? मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। बोलो हो जाएगा आसानी से कि नहीं? पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फिर उसके बाद सीधे सीधे हम लोग एक्सरसाइज निपटाते चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों एक एक्सरसाइज निपटाएंगे, दोनों ज्यादा हो जाएगी, है ना। खत्म करें।